जय हिंद दोस्तों, मैं इंद्रेश गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। ठीक है, आज की क्लास 10th की है। जो इसका 4 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। ये चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 का 4 लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। ये 5वां लेक्चर है। ठीक है, 5th लेक्चर में हम क्या समझेंगे, वियोजन अपक्रियाएं कौन सी होती हैं। ठीक है, उसके पहले हम बता दें कि आपने अगर अब नहीं सीखा तो कभी नहीं सीख पाओगे। ये थंबनेल में आपने देखा है और ऐसा ही है, क्योंकि अभी टाइम आप अगर गंवा दोगे, कहोगे बोर्ड पेपर आ जाएंगे, कुछ लोग कहते हैं लैया लगा लेंगे बाद में पढ़ लेंगे, तो भैया तुम लैया ही लगाओगे, आपका बोर्ड में अच्छे नंबर जो है नहीं आने वाले। ठीक है, तो चलते हैं अपनी क्लास में। वियोजन अपक्रियाएं कौन सी होती हैं, द्विविस्थापन अपक्रियाएं कौन सी होती हैं जिसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अपक्रियाएं कौन सी होती हैं। हालांकि ये इसी के अंतर्गत आता है, द्विविस्थापन अपक्रिया के अंतर्गत ही। ठीक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट भी है ऊष्माक्षेपी अपक्रियाएं। ठीक है ना। नेक्स्ट है ऊष्मा शोषी रासायनिक अपक्रियाएं। तो वियोजन अपक्रियाएं कौन सी होती हैं, फर्स्ट हेडिंग, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और अभी हमने ये वीडियो बनाई थी लेकिन माइक लगी नहीं थी, इसके लिए वीडियो बेकार हो गई। अब दोबारा हम वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं सिर्फ आप लोगों के लिए। फिर भी आप लोग ना तो लाइक करते हो ना कमेंट करते हो। 50% लोग वीडियो आकर के देख लेते हैं, फिर उसके बाद उसको मतलब चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। तो आशा करते हैं अगर आपको समझ में आएगा तो आप जरूर सब्सक्राइब करेंगे। वियोजन क्रियाएं कौन सी होती हैं, डिसोसिएशन रिएक्शन कौन सी होती हैं। तो देखिए, वियोजन का मतलब होता है वियोग। यहाँ पे समझ लो आप, जैसे वियोजन, वियोग श्रृंगार आपने पढ़ा होगा, उसमें क्या होता है, दो लोग बिछड़ जाते हैं। ठीक है, होते तो एक हैं, बाद में क्या हो जाते हैं, बिछड़ जाते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर है, वियोजन में क्या होता है, जब जैसे एक ये हमारा क्या है, यौगिक है, ये क्या है, यौगिक है, ये टूट करके दो अणुओं में क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, या दो से अधिक अणुओं में टूट जाता है। तो इसी को बोलते हैं हम वियोजन अपक्रिया। हालांकि परिभाषा में भी लिखा गया है कि वह उत्क्रमणीय अपक्रिया, उत्क्रमणीय इसलिए कहा गया, इसमें देखिए साइन कौन सा लगा है, उत्क्रमणीय का लगा है। ठीक है, उत्क्रमणीय अपक्रियाएं कौन सी होती हैं, हमने बहुत अच्छे से पिछला वीडियो में समझा रखा है। आपको अगर समझना है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जो आप देख सकते हैं। क्या होते हैं, वह उत्क्रमणीय अपक्रिया जिसमें कोई यौगिक, तो भाई यौगिक ये वाला है, जिसमें कोई यौगिक टूट करके दो या दो से अधिक सरल अणुओं में या दो या दो से अधिक अणुओं में टूट जाता है या विभाजित हो जाता है, उसी को हम वियोजन अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। हम यहाँ पे दूसरा एग्जांपल समझते हैं। देखिए यहाँ पर PCl5 लिखा है, तो इसको पढ़ते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। अब पेंटा, टेट्रा और डाई किसको बोलते हैं, तो हालांकि आपका कॉन्सेप्ट यहीं पर क्लियर हो जाएगा। जब 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और 5 होगा, तब क्या कहेंगे, तो 2 को भैया कहते हैं डाई। क्या कहते हैं, डाई कहते हैं। और 3 को कहते हैं ट्राई। जब भी कहीं पर 3 लिखा हो, PCl3 जैसे कि है ना, तो उसको ट्राई पढ़ेंगे। और 4 होगा तो उसको पढ़ेंगे टेट्रा। क्या पढ़ते हैं, टेट्रा। और जब 5 होता है तो पेंटा। वीडियो में दिख रहा है चेहरा, हमारा चेहरा तो सामने नहीं आ रहा है, चलो आ रहा होगा तो समझ लेना। 5 को क्या कहते हैं, पेंटा, जैसा कि हमने यहाँ पे PCl5 को पढ़ा था। अब PCl5 जब टूटता है तो बनता है PCl3, यानी कि फास्फोरस ट्राई क्लोराइड। और यहाँ पर क्या बनता है, क्लोरीन गैस बनती है। ठीक है, क्लोरीन गैस यहाँ पे बनती है। जब हम तीसरे एग्जाम्पल में समझते हैं, अमोनियम क्लोराइड को तोड़ते हैं। अमोनियम क्लोराइड जब टूटता है तो क्या होता है, अमोनिया गैस अलग निकलती है, NH3 जिसको बोलते हैं, और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। अब आप लोग इसके नाम जरूर लिख लेना, नहीं तो आगे पछताओगे। इसके नीचे नाम नहीं लिखते हो तो नंबर आपका कट जाता है। ठीक है, ये क्या है, हमारा अमोनियम क्लोराइड है। जैसे यहाँ पर एक लिख देते हैं, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, हालांकि आप लोग को सब लिखना है, और क्योंकि नाम तो सभी बता दे रहे हैं। इसके बाद कौन सा है, अमोनिया। और ये होता है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, चाहे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये बनता है। नीचे कौन सा है, नाइट्रोजन डाई, ठीक है, टेट्रा ऑक्साइड। ये क्या बनाता है, जब ये टूटता है तो ये बनाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या बनाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये नाइट्रोजन डाई टेट्राऑक्साइड है, और ये क्या लिखा है, ये वाला क्या लिखा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए इसमें थोड़ा सा नोट पॉइंट भी है, उसको भी देख लेते हैं। यदि वियोजन अपक्रिया उष्मा के प्रभाव में संपन्न होती है, यदि वियोजन अपक्रिया उष्मा के प्रभाव में या उष्मा के इफेक्ट में संपन्न होती है या बनती है, तो उसे उष्मीय वियोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, उष्मीय वियोजन कहते हैं। ठीक है,
अगला है हमारा द्विविस्थापन। द्विविस्थापन का दूसरा नाम होता है उभय अपघटन। जैसे पेपर में आप यहाँ से आपके टीचर पढ़ाएं या हम पढ़ा रहे हैं द्विविस्थापन अपक्रिया, पेपर में जाओ आप तो दिक्कत कर दो, कहते वहाँ पे तो उभय अपघटन आया था, पता नहीं हमें पढ़ाया ही नहीं गया। तो भैया मैं आपको बताया दे रहा हूँ कि उभय अपघटन और द्विविस्थापन अपक्रियाएं सेम होती हैं, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट इसको इंग्लिश में बोलते हैं। हालांकि अब हाँ, उभय अपघटन इसका दूसरा नाम हो गया। तो क्या होती हैं अपक्रियाएं, तो देखो जिन अपक्रियाओं में ऐसी अपक्रियाएं जिनमें यौगिकों के आयनों की अदला बदली या कह सकते हैं आदान प्रदान होता है, वो द्विविस्थापन अपक्रियाएं कहलाती हैं। इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या है, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड NaCl। तो यहाँ पे बनता क्या है इनको मिला करके, तो देखिए जैसे कि यहाँ पर मान लेते हैं कि ये दो भाई हैं और ये दो भाई आपस में जब लड़ाई करते हैं तो Ag जो है Cl के साथ मिल करके अपना फाइट करता है। भाई आक्रमण जब होता है ना तो उसमें जो है अलग अलग अपने अपने क्वालिटी के अनुसार जो है छाट लेते हैं, उसके बाद लड़ाई करते हैं। तो Ag वाला Cl के साथ और NO3 मतलब कि NaNO3 के साथ में लड़ाई मतलब फाइट करता है, ठीक है। तो Ag गया Cl के साथ में और ये इसका सोडियम बचा तो कहता आ जाओ तुम ही आ जाओ NO3 के, तो सोडियम नाइट्रेट बनाते हैं और ये क्या बनाते हैं, सिल्वर क्लोराइड। AgCl क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये, और नाम इसके लिख लेना, अगर हम नाम लिखते हैं तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। जैसे इसका क्या नाम बताया, सिल्वर नाइट्रेट, ये सोडियम क्लोराइड और ये क्या है, सिल्वर क्लोराइड और ये है सोडियम नाइट्रेट। हालांकि नीचे वाला जो है अभी बता रहे हैं, देखिए CH3COOH इसका क्या नाम होता है, तो ये होता है भैया एथेनोइक अम्ल। क्या होता है, एथेनोइक अम्ल। और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिल करके क्या बनाता है, CH3COONA जिसको बोलते हैं सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है जो आपको काम आने वाला, इसलिए इसका नाम हम लिख देते हैं सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट। और साथ में क्या बचता है, वाटर यानी कि जल, ठीक है। ये क्या हमारा है, जल है। इसका क्या नाम होता है, एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल। अब ये एथेनोइक अम्ल कैसे सूत्र बन गया, इसके लिए एक स्पेशल वीडियो हम बना देंगे जिसमें आप बना सकोगे सूत्रों को कैसे बनाया जाता है, जैसे इसमें जितने भी सूत्र हैं वो सब सूत्र कैसे बनाए जाते हैं, इसके लिए वीडियो हम प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में आई होगी, ठीक है। इसमें कुछ होता नहीं है, बस दो यौगिक होते हैं, दोनों आपस में आदान प्रदान करके विनिमय कर लेते हैं, जिसको है ना एक्सचेंज भी बोलते हैं इंग्लिश में। आदान प्रदान करके अपक्रिया करते हैं, या जिनमें दो यौगिकों में जब अदला बदली होती है, सीधे से कह सकते हैं दो यौगिकों के बीच में आपस में क्या होती है, अदला बदली होती है, तो उसे क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट अपनी हेडिंग पे। उष्माक्षेपी तथा उष्माशोषी रासायनिक अपक्रियाएं क्या होती हैं, तो उष्माक्षेपी अपक्रिया किसे कहते हैं, पहले हम इसको समझ लेते हैं। उष्माक्षेपी अपक्रिया वे होती हैं जब किसी रासायनिक अपक्रिया के दौरान उष्मा बाहर निकलती, मतलब कि कोई रासायनिक अपक्रिया हो रही है, उसमें क्या होता है, उष्मा जो है बाहर निकलती है, रिलीज होती है, कहाँ पर, वातावरण में, ठीक है। तो उसे उष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। जैसे कि इसमें मुख्य बिंदु समझ लेते हैं क्या होते हैं, इसमें ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, मतलब ऊर्जा इसमें निकलती है, और तापमान इसमें क्या होता है, बढ़ता है। भाई ऊर्जा तभी होगी जब तापमान बढ़ेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन ये मिल करके क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर रिएक्शन हो रही है ना, तो यहाँ पर कितनी किलो कैलोरी उष्मा निकली, 94.0 किलो कैलोरी उष्मा रिलीज होती है, या उत्सर्जित होती है, या निकलती है, ठीक है। कोयला जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड और उष्मा बनती है। जैसे आप कोयला को जलाओगे, कोयला क्या है, कार्बन है, ऑक्सीजन वातावरण में होता ही है, ठीक है। तो कार्बन और ऑक्सीजन के साथ क्या हुआ, रिएक्शन हुआ, रिएक्ट करे एक दूसरे के साथ में, तो यहाँ पर क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और 94.0 किलो कैलोरी उष्मा रिलीज होती है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। उष्माक्षेपी क्या होता है, उष्माक्षेपी देखो थोड़ा सा और समझ लेते हैं। छेपी का मतलब बाहर निकलना, उष्मा का क्षेपण, ठीक है। उष्माक्षेपी मतलब उष्मा बाहर निकल रही, इसलिए उष्माक्षेपी कहलाता है, ठीक है। कितनी, तो 94.0 किलो कैलोरी। दूसरी हेडिंग है उष्मा शोषी। अब देखो शोषी, इसी से आप समझ सकते हैं इसमें क्या होती है, अवशोषित होती है। क्या, जब किसी रासायनिक अपक्रिया के दौरान या अपक्रिया होती है जब कोई, तो उसमें उष्मा, उसी समय उष्मा क्या होती है, अवशोषित की जाती है, यानी वातावरण से ऊर्जा लेकर के अपक्रिया होती है।
अपक्रिया तभी होगी जब वातावरण से ऊष्मा वो लेगा, तभी जो है अपक्रिया संभावित है या संभव है, पॉसिबल है। तो उसे क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहते हैं। इसमें मुख्य बिंदु क्या है, तो ऊर्जा का अवशोषण होता है। भाई ऊर्जा जब तक अवशोषित नहीं होगी, मतलब ऊर्जा को खींचेगा नहीं, तब तक अपक्रिया नहीं हो सकती। और तापमान इसमें घटता है। देखिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके कैसे, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके 42.0 किलो कैलोरी उष्मा क्या करते हैं, वातावरण से ले लेते हैं। जब क्रिया ये होती है तब बनाते क्या है, तो ये बनाते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या बनाते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जब वातावरण से 42 किलो कैलोरी ले लेते हैं तो बनाते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। दूसरा है PCl5, मतलब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। अभी पिछला हमने इसका बताया था कि किसको पेंटा कहते हैं, किसको डाई कहते हैं। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड में जब ऊष्मा मिलेगी तो क्या होगा, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन गैस यहाँ पे मुक्त होती है। ठीक है, क्लोरीन गैस क्या होती है, मुक्त होती है, मतलब निकलती है। तो आई होप आप लोगों को ऊष्मा शोषी भी समझ में आया होगा। इसके आगे रेडॉक्स अपक्रिया जो पेपर में प्रत्येक वर्ष लगभग पूछी जाती है, जिसका वीडियो हम आगे प्रोवाइड कर देंगे। तो इतने आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।